हेलो स्टूडेंट्स, राइजिंग स्टार सेल क्लास में आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड स्पेशल के दूसरे पार्ट में आज हम सामान्य हिंदी का एक मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आपके समक्ष आए हैं। इसके पूर्व हमने यूपी बोर्ड द्वारा आयोजित 2022 की परीक्षा का जो पत्र था सामान्य हिंदी का, उसका वीडियोज़ मैंने अपलोड किया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक पर देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, मेरा प्रयास रहेगा कि इस जो सामान्य हिंदी का जो मॉडल पेपर है उसके माध्यम से हमने प्रयास किया है कि आपको जो 2023 की परीक्षा है उसमें संभावित जो प्रश्न हैं वो लगभग इसमें आ जाएं। और मेरा दावा है कि अगर ये हल आपने सही तरीके से कर लिया तो लगभग अधिकांश प्रश्न आपके आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और महत्वपूर्ण बात कि मेरा प्रयास रहेगा कि चूँकि यूपी बोर्ड की परीक्षा 1 महीने के अंदर है तो उसके अंतर्गत जो भी अलग अलग पार्ट के जो वीडियो होंगे मैं प्रयास करूँगा उसे डालूँ ताकि आपकी परीक्षा बेहतर ढंग से हो पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलें हम बिना समय गंवाएं इस मॉडल प्रश्न पत्र को बिल्कुल व्याख्या और विश्लेषण के साथ हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें देखें ये पहला प्रश्न। इसके पूर्व मैंने चर्चा की थी कि जो 10 प्रश्न शुरू के आते हैं, पहला प्रश्न और दूसरे प्रश्न में 5 प्रश्न एक गद्य से और पद्य से, ये बहुविकल्पीय होते हैं। तो सबसे पहले जो 5 प्रश्न हैं पहले के खंड क के, तो वो गद्य से आते हैं, उसको जरा हम देखें। तो पहला प्रश्न है वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देख सकते हैं कि इसमें 4 विकल्प हैं, पुनर्वा, पृथ्वी पुत्र, आलोक पर्व, धरती के फूल। अगर हमें स्टूडेंट हम मान के चलें कि हमें याद नहीं है कि वासुदेव शरण अग्रवाल की लिखित कृति कौन सी है, ठीक है, तो हम ये प्रयास करें कि इसमें जो 3 अन्य विकल्प हैं वो उनकी अगर कितना हम जानते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये एक है पुनर्वा और एक है आलोक पर्व। तो अगर ध्यान दें तो ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। दोनों रचनाएं किसकी हैं? तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने देख लिया कि पुनर्वा और आलोक पर्व ये दोनों रचनाएं किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और जो धरती के फूल हैं वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। ये किसका है? तो ये है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसका है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये हम सभी जानते हैं। तो हमने ये देखा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुनर्वा और आलोक पर्व है, धरती के फूल कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। तो स्पष्ट है कि जो पृथ्वी पुत्र है वो किसका होगा? तो वो होगा वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो स्पष्ट है कि वासुदेव शरण अग्रवाल की लिखित कृति कौन सी है? तो पृथ्वी पुत्र है। ठीक है स्टूडेंट्स, चले अगर दूसरा प्रश्न देखें जरा। दूसरा प्रश्न देखें, यह है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। ठीक है, तो इसमें 4 विकल्प इसमें भी दिए गए हैं और उसको भी हम एक एक करके देख सकते हैं कि जैसे सदा 4 की जो तावीज़ है वो हरिशंकर परसाई की लिखी हुई। किसकी है? तो ये है हरिशंकर परसाई। और स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं कि हरिशंकर परसाई हास्यवंत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। ठीक है, हरिशंकर परसाई, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हरिशंकर परसाई जी ने हास्यवंत के माध्यम से कटु यथार्थ को रेखांकित किया है और इस रूप में ही ये जाने जाते हैं। तो सदाचार की ताबीज़ किसकी है? तो हरिशंकर परसाई जी की है। दूसरी जो देखें हम, साहित्य का श्रेय और प्रेम, ये किसकी है? तो ये जैनेन्द्र कुमार की है। ये किसकी है? जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार को भी हम जानते हैं कि ये जो है प्रेमचंद परंपरा के एक महत्वपूर्ण कहानीकार और उपन्यासकार थे, जैनेन्द्र कुमार। ठीक है स्टूडेंट, तो कह सकते हैं कि प्रेमचंद परंपरा के प्रेमचंद की जो परंपरा को आगे बढ़ाने वाले ये जैनेन्द्र कुमार एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। और त्यागपत्र हम सभी जानते हैं कि इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास था जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा। एक और है मेरे विचार, है ना। तो इसके बाद वाला जो मंथन है उसको हम देख सकते हैं। ये कोंकणी साहित्यकार जो थी उन्होंने माधवी सरदेसाई, कौन सी थी? माधवी सरदेसाई। ठीक है, सरदेसाई। तो इन्होंने लिखा था मंथन। तो स्पष्ट है कि एक रचना जो बचती है वो है मेरे विचार। तो ये रचना है किसकी? तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की। तो स्पष्ट है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी है, उनकी कृति कौन सी है? मेरे विचार। और सदाचार की ताबीज़ हरिशंकर परसाई जी की है। साहित्य का श्रेय और प्रिय
जयेंद्र कुमार जी की है और मंथन मालवीय सरदेसाई की है। ठीक है स्टूडेंट्स, चले आगे देखें ज़रा। अब हम देखें तीसरी पहले यानी गद्य का जो तीसरा भाग है वो देखें ज़रा। वो है यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है। तो स्टूडेंट्स कई बार हम यहाँ गलतियाँ कर जाते हैं। सिंहावलोकन का अर्थ ऐसा लगता है जैसे अपने को याद करना, अपने को पुनरावलोकन करना। तो ये कई बार लोग आत्मकथा में लिख देते हैं, लेकिन मूल रूप से ये सिंहावलोकन जो है वो है कहानी है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि यशपाल कृत जो सिंहावलोकन है वो क्या है, वो कहानी है। ठीक है स्टूडेंट, चले अगला देखें जरा। इसका चौथा प्रश्न गद्य भाग का जो बहुविकल्पीय है, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। तो एक बात हम जरूर जान लें स्टूडेंट्स कि निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अगर पहचान किसी ने साहित्य में दिलाई तो वो थे डॉक्टर रामविलास शर्मा। कौन से? डॉक्टर रामविलास शर्मा। क्योंकि रामविलास शर्मा ही थे जिन्होंने आम जनता तक, आम लोगों तक, आम पाठकों तक निराला के साहित्य को पहुंचाया और ये बताया कि निराला कौन थे। तो स्पष्ट है कि निराला की साहित्य साधना को लिखने वाले कौन थे, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा थे। एक और महत्वपूर्ण बात कि निराला की जो साहित्य साधना थी वो 3 भागों में थी। कितने भागों में थी? 3 भागों में थी। ठीक है, ये 3 भागों में थी। और 3 भागों के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि निराला की साहित्य साधना पे साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ। कौन सा अवार्ड मिला है? तो साहित्य अकादमी। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे क्योंकि मेरा प्रयास है कि एक प्रश्न से हम कई प्रश्न को हल करने का प्रयास करें ताकि उससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आए तो हम उसको आसानी से कर सकें। स्पष्ट है, तो हम कह सकते हैं कि निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन थे, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। और ये 3 भागों में विभक्त थी, है ना, और ये साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत थी। एक और प्रश्न कई बार आ सकता है या आने की संभावना रहती है, वो ये कि जो निराला की साहित्य साधना है वो जिसे रामविलास शर्मा ने लिखा उस पर वो निराला की क्या थी, जीवनी थी। क्या थी? निराला की जीवनी थी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनको ध्यान रखना कि निराला की साहित्य साधना में निराला की जीवनी थी जिसे डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा था। ठीक है स्टूडेंट, चलें पहले का घ देखें जरा हम लोग। ये है आलोचनात्मक कृति। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। तो साहित्य सहचर के जो लेखक हैं वो हम देख सकते हैं कि वो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है स्टूडेंट, कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। और इसका कारण भी था क्योंकि हम देख सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने इस तरह की रचना लिखी नहीं, श्याम सुंदर दास ने लिखी नहीं, और एक और विकल्प जो है हम देख सकते हैं वो हरिशंकर प्रसाद जी। तो ये तो हम जानते हैं कि ये इस तरह की रचनाएं लिखते ही नहीं थे। वो लगभग कटु यथार्थ, कटु हास्य पे अपनी बातें रखते थे। तो हम कह सकते हैं कि आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर किसकी रचना है, तो हम कह सकते हैं किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी क्लियर हो गया। चले आगे देखें जरा। अब देखें जो पद्य से जो 5 प्रश्न आते हैं, हिंदी काव्य से जो 5 प्रश्न आते हैं बहुविकल्पी, उसको देखें जरा। पहला प्रश्न देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। तो प्रथम कवि जो माना जाता है वो है, किसको माना जाता है? सरहपा। किसको माना जाता है स्टूडेंट? सरहपा को माना जाता है। और सरहपा के बारे में कहा जाता है कि इनको राहुल संकीर्तन, किन्होंने? राहुल संकीर्तन ने माना था। किसने माना था? तो राहुल संकीर्तन ने माना था कि ये, संकीर्तन ने माना था कि ये हिंदी साहित्य के प्रथम कवि हैं। और राहुल संकीर्तन हम सभी जानते हैं कि पूरी ज़िंदगी इन्होंने घूमने में बिताई और यात्रा वृत्तांत लिखने में ये काफ़ी प्रमुख हस्ताक्षर थे हिंदी साहित्य के लिए, क्योंकि सारे यात्रा वृत्तांत लगभग इन्होंने लिखे। अरे यावर रहेगा याद, इनकी चर्चा रचना हम काफ़ी प्रसिद्ध जानते हैं। तो सरहपा जो है को मानते हैं राहुल संकीर्तन के हिंदी साहित्य के प्रथम कवि थे। और साथ साथ ये भी मानते हैं कि जैन साहित्य के रचयिता। सरहपा कौन से थे? तो जैन साहित्य के रचयिता थे, जैन। ठीक है, ये हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो है सरहपा जो है जैन साहित्य के रचयिता। ठीक है स्टूडेंट, जैन साहित्य। ठीक है स्टूडेंट, तो जैन साहित्य के ये रचयिता थे। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ें जरा। इसका दूसरा प्रश्न देखें काव्य का। तो दूसरा प्रश्न है कि नई कविता युग की रचना है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यामा हम जानते हैं महादेवी वर्मा की रचना थी,
और ये छायावाद से थी। पुरूरवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की थी, तो ये भी उनसे जुड़े नहीं थे। नई कविता से प्रलय सृजन ये भी इसकी रचना नहीं थी। तो एक रचना जो शेष बचती है वो है खुशबू के शिलालेख। तो हम कह सकते हैं कि जो खुशबू के शिलालेख है वो नई कविता युग की रचना थी। और ये कहा जाता है कि खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखे थे। किसने लिखी थी? तो हम कह सकते हैं भवानी प्रसाद मिश्र ने। ठीक है स्टूडेंट्स, भवानी प्रसाद मिश्र ने ये रचना लिखी थी जिसका नाम था खुशबू के शिलालेख। ठीक है स्टूडेंट्स, चले आगे देखें जरा। इसका ग देखें आंसर। ग क्वेश्चन देखें। ग क्वेश्चन है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो स्टूडेंट जो मैंने प्रश्नोत्तरी सीरीज आपके लिए बनाई थी उसमें ये प्रश्न भी है और काफ़ी प्रश्न इससे मिल जाएंगे आपको। वो ज़रूर एक बार आप देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उसे ज़रूर आप एक बार देख लेंगे। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष मैंने बताया था उस समय, और ये बताया था कि उसका प्रकाशन वर्ष क्या था? 1943। ये भी मैंने चर्चा की थी कि जो तार सप्तक का जो संपादक थे, है ना, इसके जो संपादक थे वो कौन से थे? तो अज्ञेय जी थे। और इनके साथ साथ 2-3 और बातें मैंने बताई थी। वो ये कि ये तार सप्तक के 4 भाग थे। तार सप्तक प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। और मैंने कहा था कि चारों के संपादन अज्ञेय ने किया, चौथे का नामवर सिंह ने किया था, ये भी चर्चा की थी। और साथ साथ ये भी कहा था कि जो ये चारों जो तार सप्तक हुए थे, पहला तार सप्तक 1943 में, है ना, याद है स्टूडेंट्स आपको। दूसरा मैंने कहा था 1951 में, ठीक है। तीसरा क्या कहा था? 1959 में, है ना। और चौथा 1979 में। याद आ रहा है स्टूडेंट? तो हम देख सकते हैं कि पहला तार सप्तक कब था? 1943 में। दूसरा 1951 में। तीसरा 1959 में। और चौथा 1979 में। तो ये 4 तार सप्तक थे जो नई कविता के संग्रह के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनमें नई कविताओं का ही संग्रह होता था, नए कवि को लिया जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे देखें ज़रा। अगला हम देखें, ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो हम देख सकते हैं कि लगभग सारी जो पत्रिकाएं हैं, हम नाम अगर जानते हैं तो बड़े आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि सरस्वती पत्रिका, तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है, कई बार चर्चाएँ हुई हैं। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का संपादन में ये पत्रिका निकली थी, द्विवेदी जी की। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपको पता ही है। और हम देख सकते हैं कि एक और जो पत्रिका है वो है कल्पना, है ना, कल्पना है ना। तो कल्पना को हम जानते हैं आमेन शर्मा, इनको लिखा था आमेन शर्मा ने, आमेंद्र शर्मा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आमेन शर्मा द्वारा ये संपादन हुआ था कल्पना का। और ज्ञानोदय जो है ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। ठीक है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो कहने का अर्थ है कि हमने तीनों देख लिया कि सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित थी, कल्पना आमेन शर्मा द्वारा, ज्ञानोदय कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा। स्पष्ट है कि कवि वचन सुधा ये जो है पत्रिका किसके द्वारा संपादित थी? तो ये संपादित थी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने देख लिया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था कवि वचन सुधा। ठीक है, चले अगला देखें जरा। ये अंगा है, यानी पद्य का जो अंतिम भाग है, 5वां प्रश्न है, उसे हम देखें जरा। ये है रीतकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो चारों विकल्प है, चारों विकल्प लगभग प्रवृत्तियाँ थी, लेकिन सवाल ये है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या थी? राज प्रशस्ति हम सभी जानते हैं कि चारण काल था और सभी लोग चारण करते थे, राजाओं के राजासित कवि होते थे। नीति निरूपता, तो ये महत्वपूर्ण गुण था। नीति के थोड़े बहुत गुण तो थे, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो प्रवृत्ति थी वो थी श्रृंगारिकता की। क्या थी? श्रृंगारिकता। तो हम कह सकते हैं कि रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कौन सी थी? तो वो थी श्रृंगारिकता की। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें। तो इस प्रकार हमने जो ऑब्जेक्टिव 10 प्रश्न आते हैं उसको हमने गद्य और पद्य से देख लिया। अब जो तीसरा और चौथा प्रश्न आता है, हम सभी जानते हैं वो किससे आता है? तो वो व्याख्या खंड से आता है, गद्यांश और पद्यांश से आता है। तो सबसे पहले गद्यांश से आता है, तो उसको हम ज़रा देखें एक बार। गद्यांश से जो आता है प्रश्न, उसको हम देख सकते हैं। पहला जो प्रश्न है, जन का प्रवाह अनंत होता है,
सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदान प्राप्त किया। तो स्टूडेंट से याद होगा जो पिछला मैंने पेपर हल कराया था 2022 का, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, है ना। तो ये इस प्रश्न की संभावना हमेशा बनी रहती है, तो इस प्रश्न को मैंने फिर से दिया है, तो इसको एक बार फिर से आप लोग देख लेना क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो अगर याद हो स्टूडेंट, तो मैंने बताया था कि ये राष्ट्र का स्वरूप, याद है ना स्टूडेंट, क्या कहा था, ये राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप जो आपके पास निबंध संग्रह है उस चैप्टर से ये लिया गया है, और इसके लेखक कौन थे, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हमने देखा है, फिर भी थोड़ी बहुत हम देख सकते हैं कि इसमें ये जो प्रश्न पूछा कि राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया, तो ये हमने कहा था कि राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया, यानी उसके साथ एक संबंध स्थापित किया। ठीक है, राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है, तभी तक अमर है जब तक उसकी संस्कृति है, ये भी चर्चा मैंने की थी, है ना। जन का संततवाही जीवन किस तरह से है, तो जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। ठीक है, ये नदी के प्रवाह की तरह, तो इसकी भी चर्चा मैंने की थी पिछली बार। आगे देखें जरा, रेखांकित अंशों की व्याख्या करें, तो रेखांकित अंश क्या है, जरा एक बार फिर से हम देख लें। वहीं जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत भर से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। कहने का अर्थ ये कि जब तक इस धरती पर सूर्य की रोशनी आती रहेगी, सूर्य रहेगा, तब तक जीवन भी, राष्ट्रीय जन पर जीवन भी अमर रहेगा, यानी जीवन भी रहेगा। और इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन राष्ट्र निवासी इन्हीं सुख दुख के किनारों से, लहरों से आगे बढ़ते हुए अजर अमर रहेंगे। तो ये इसका यहाँ पे इसकी व्याख्या हो गई। और दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम, तो इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। इसके शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक कौन है, लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। चलें, इसके बाद हम देख सकते हैं कि गद्यांश में दो प्रश्न आते हैं, एक पहला और एक अथवा में आता है, यानी दो विकल्प होते हैं, दोनों विकल्प में हमें कोई एक करने होते हैं। तो हम दूसरे का देख सकते हैं कि कई महीने बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वो तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़ी, भीम के पुतले की याद लगी। याद आ रहा है स्टूडेंट, ये कहाँ की है रचना, तो ये है निंदा रस, है ना, कहाँ की है, आपने पढ़ा होगा, ये है निंदा रस। ठीक है, और निंदा रस के लेखक कौन से थे, तो हमें याद है हरिशंकर परसाई, याद है ना, हरिशंकर परसाई। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ये निंदा रस से लिया गया हो, और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। अब देखें जरा इससे प्रश्न कौन कौन से बन रहे हैं, उसको ज़रा हम देख लें। तो उससे प्रश्न जो बन रहे हैं, एक तो हम यहाँ देख सकते हैं, किस तरह कमरे में घुसे और उन्होंने किस तरह मुझे भुजाओं में, किस तरह कमरे में घुसे, उन्होंने किस तरह मुझे भुजाओं में जकड़ा। तो हम कह सकते हैं तूफान की तरह कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह मुझे भुजाओं में जकड़ा। ठीक है, मुझे किसके पुतले की याद आई, तो मुझे भीम के पुतले की याद आई। ठीक है, ये भी क्लियर है। रेखांकित अंशों की व्याख्या करें, तो रेखांकित अंश क्या है कि वो तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। तो कहने का अर्थ ये कि वो तूफान की तरह आते हैं, एक जैसे तूफान आता है, और साइक्लोन यानी चक्रवात की तरह अपनी भुजाओं में जकड़ा। तो धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आई कि भीम को ऊपर से तो स्नेह से पकड़ा था, लेकिन अंदर काफ़ी अलग भाव था कि मैं कैसे जकड़ लूँ, कैसे इसे नष्ट कर दूँ। तो ये इसका अर्थ हो गया। और देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया, तो हम सभी जानते धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया, उन्हें जकड़ लिया और चकनाचूर वो पुतला हो गया। गद्यांश का पाठ का शीर्षक, तो पाठ का शीर्षक मैंने बता ही दिया कि पाठ का शीर्षक क्या है, पाठ का शीर्षक क्या था, निंदा रस। ठीक है, निंदा रस, और इसके लेखक कौन से थे, हरिशंकर परसाई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्लियर है। तो इस प्रकार आप ये जो गद्यांश है वो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आगे देखें ज़रा, अब पद्यांश से जो चौथा प्रश्न आता है, पद्यांश में भी दो विकल्प रहते हैं, एक और दूसरा अथवा करके। तो देखें ज़रा, मेरे प्यारे नौ दलत से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से, और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। तो इसमें ये अगर आपको ध्यान हो, तो ये जो पवन दूतिका है ना, कहाँ से लिया गया है, पवन दूतिका, पवन दूतिका याद आ रहा होगा, और किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा। याद आ रहा है स्टूडेंट्स, हाँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध।
तो हम देख सकते हैं कि ये पौन दूतिका से लिया गया है और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसके रचनाकार हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखें जरा इससे प्रश्न कौन कौन से बन रहे हैं। तो पहला प्रश्न तो ये बन रहा है कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। तो हम कह सकते हैं राधा पवन को दूती बनाकर कृष्ण को संदेश भिजवाती है। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा देखें जरा, दूसरा है कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। तो हम देख सकते हैं कि राधा के अनुसार जो कृष्ण का जो मन है वो नवीन बादलों के समान पनीले और मनोहारी है और राधा का प्रेम उनके प्यारे प्राणप्रिय कृष्ण के विरह में व्याकुल है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा देखें, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो हम देख सकते हैं कि रेखांकित अंश कौन सा है। तो मेरे प्यारे नवदलल से कंज से नेत्र वाले जाके आए नवमधुवन से औना भेजा संदेशा। तो हम कह सकते हैं कि राधा पवन रूपी दूती को कृष्ण के विरह में अपनी वीरा कथा सुनाते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं, मेरे प्यारे नवदलल, यानी जब से प्राण प्रिय नए बादलों के समान श्याम वर्ण कमल से नेत्र वाले कृष्ण मथुरा गए, तब से न ही मधुवन लौट कर आए और न ही कोई संदेश भेजा। ठीक है, तो और आगे हम देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है राधा की मनोदशा कैसी है। तो हम कह सकते हैं कि राधा की मनोदशा वीरा व्यथा में काफ़ी व्याकुल है, दुखी हैं और दुख इस बात को लेकर ज़्यादा है कि वो न संदेश भिजवा रहे हैं ना आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखें जरा। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम, तो इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। इस पद्यांश के शीर्षक क्या है, तो पौन दूतिका है और कवि का नाम क्या है, तो कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। अब देखें दूसरा अथवा में। अथवा में ये देखें जरा, ये है मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कान का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वगकर प्रांतर का ओछा फूल बने। तो ये हम सभी जानते हैं कि ये मैंने आहुति बनकर देखा, ये जो रचना है मैंने आहुति बनकर देखा। याद आ रहा है बेटा स्टूडेंट, मैंने आहुति बनकर देखा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रचना थी अज्ञेय की, है ना। ये रचना किसकी है, तो अज्ञेय की है। तो उसी ये पद्यांश का अंश है, मैंने आहुति बनकर देखा। तो हम देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, जरा देखें। जीवन मरु में कौन सा अलंकार है, तो जीवन मरु में उपमा अलंकार है। ठीक है स्टूडेंट, जीवन मरु में कौन सा उपमा अलंकार है, मरु के समान, जीवन को मरुस्थल के समान यानी बिल्कुल नीरस के समान माना गया है। मैं किसकी कामना नहीं करता, तो मैं ये कामना नहीं करता कि जीवन में जैसा चाहता हूँ वैसा मेरे अनुसार जीवन चले, यानी नंदन कानन का फूल बने, मेरे अनुसार जीवन प्रतिकूल रहे, क्योंकि प्रतिकूल ही मनुष्य की पहचान होती है, विपरीत परिस्थितियों में ही मनुष्य की पहचान होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें रेखांकित अंशों की व्याख्या करें। तो रेखांकित अंश क्या है, वही मैं कब कहता हूँ जग। तो लेखक अज्ञेय जी कहते हैं कि मैं कभी ये नहीं कहता कि संसार जो है मेरी गति के अनुकूल बने, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा उसकी गति बने, अनुकूल रहे, बल्कि मैं चाहता हूँ कि जीवन नरु मंदन कानन का फूल मिले, यानी मेरा जीवन जो है मुश्किलों की घड़ी से, मरुस्थल में जैसे फूल खिलना मुश्किल होता है वैसे ही मेरे जीवन में भी उस तरह से कठिनाइयाँ आएँ और उसके बीच में निकल के आऊँ। तो ये जीवन के बारे में एक बात बताते हैं। दिए गए पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम, तो इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। पद्यांश का शीर्षक क्या है, तो शीर्षक है मैंने आहुति बनकर देखा और कवि का नाम अज्ञेय। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें जरा, ये हम देख सकते हैं कि किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो ये इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ और अलग से भी मैं एक वीडियोज़ बनाऊँगा लेखकों और कवियों के जीवन परिचय पे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई हैं, इसके बारे में जीवन परिचय किसी एक पर लिखना है। तो एक अलग से मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप जीवन परिचय लिखें। फिलहाल मैंने कुछ सामान्य सा परिचय आपको इसके पूर्व भी बता दिया था पिछले वीडियोज़ में। उसी प्रकार कवियों का जो जीवन परिचय उसमें भी एक लिखना है, चाहे मैथिली गुप्त हों, सुमित्रन पंत हो, रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो स्टूडेंट्स मैं प्रयास करूँगा कि एक वीडियोज़ में जो इम्पोर्टेंट लेखक और कवि हैं उनके जीवन परिचय से उनको बताते हुए एक वीडियो में अलग से बना दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे देखें जरा। अगला जो है कहानी से प्रश्न आता है, छठा प्रश्न, पंचलाइट
और बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, या ध्रुव यात्रा और लाठी कहानी का उद्देश्य लिखिए, है ना। तो मैंने कहा कि बेटा आप दो को अगर पंचलाइट और बहादुर कहानी को तैयार कर लें तो एक प्रश्न आपके फंस जाएंगे इसमें। पंचलाइट के बारे में हम जानते हैं कि किसकी रचना थी, तो रेणु की रचना थी, और हमने जो 12 का सॉल्व कराया था उसमें भी ये प्रश्न आया था, है ना। और बहादुर अमरकांत जी की है, ठीक, किसकी है, तो ये अमरकांत जी की है, ठीक है। तो इन कहानियों का सारांश लिखना है तो पंचलाइट कहानी पंचलेट के आधारित है, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। अलग से प्रयास करूँगा कि मैं कहानी पर भी एक वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आगे देखें ज़रा। अब 7वां जो प्रश्न आता है वो खंडकाव्य से आता है। तो हमारे लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित है वो है सत्य की जीत, ठीक है। तो वहाँ भी हमने देखा था कि सत्य की जीत में अमूमन एक प्रश्न अक्सर आता है और वो है द्रौपदी का चरित्र चित्रण या किसी नायिका का चरित्र चित्रण। तो सत्य की जीत जो है द्रौपदी का ही चरित्र चित्रण है, क्योंकि द्रौपदी की ही कहानी है। मैंने इसके पूर्व भी चर्चा की थी पिछली बार कि सत्य की जीत मूल रूप से महाभारत का जो चिरहरण अध्याय है, कांड है, वहाँ से ये लिया गया है। और वहाँ द्रौपदी सारे जो वहाँ लोग मंचासीन लोग हैं उनसे सवाल करती है कि ये कहाँ तक उचित है कि मेरा चिरहरण हुआ और आप लोग देखते रह गए। तो वहाँ ये दिखाया गया उस खंडकाव्य के माध्यम से कि कोई इसका जवाब नहीं दे पाता, सब निरुत्तर हो जाते हैं और वहाँ सत्य की जीत होती है, यानी द्रौपदी सही थी और सारे लोग गलत थे। तो ये पूरे खंडकाव्य पे है। अगर मौका लगा तो मैं खंडकाव्य पे भी एक अलग से वीडियोस आपके लिए बना दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके हो गए। अब हम व्याकरण में आएँ, और व्याकरण और संस्कृत, ये खंड ख है। और इसमें हमने इसके पूर्व भी चर्चा की थी कि संस्कृत गद्यांश से प्रश्न आते हैं एक, और वो अथवा में करके आते हैं, फिर एक पद्यांश से ही प्रश्न आते हैं। तो पहला जो हम देख सकते हैं ये गद्यांश जो है उसको जरा हम देखने का प्रयास करें। इसमें कहा गया है कि गद्यांशों को किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चित तस्य गद्य पद्य च लालित्यम भाव बोध सामर्थ्यम, है ना। तो ये जो प्रश्न है हम देख सकते हैं कि ये जो है संस्कृत भाषा है महत्तम, कहाँ से लिया गया है, संस्कृत, हमने पढ़ा है संस्कृत भाषाया महत्तम, है ना, यही था ना, याद आ रहा है स्टूडेंट। तो ये पिछली बार भी इसी से प्रश्न लगभग पूछा गया था, महत्तम। ये जो गद्यांश है, गद्य का चैप्टर हमारा, उसी से ये लिया गया है। तो संस्कृत भाषाया महत्तम, ठीक है स्टूडेंट। तो हम देख सकते हैं कि इसमें क्या है, संस्कृत साहित्य सरस व्याकरण तो सुनिश्चित, यानी हम कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम भाव बोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्य वर्तते, कह सकते हैं कि इसके गद्य और पद्य में लालित भाव को स्पष्ट करने की शक्ति और अनुपम श्रुति मधुरता है, ठीक है। आगे देखें, किम बहुनाम चरित्र निर्माणार्थ दिशा सत्प्रेरणा संस्कृत वांग्यम ददाति चतारसी कनिष्ठत, यानी कह सकते हैं कि वैसी प्रेरणा किसी और दूसरे साहित्य में नहीं है, ठीक है। मूल भूतानाम मानवीय गुणाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नानिश्चित तादृशी, यानी कह सकते हैं कि मौलिक मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में है दूसरे किसी साहित्य में नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम देख सकते हैं इसकी व्याख्या हमने कर ली। और अगला हम देखें जरा, अगला है बौद्ध युग से इमे सिद्धांता व्यक्ति जीवनस्य अभ्युत्थानाथ प्रयुक्त आसन। तो ये हम कह सकते हैं कि ये कहाँ का है, पंचशील सिद्धांत का है। कहाँ का है, तो ये हम कह सकते हैं ये पंचशील सिद्धांता, जो आपका चैप्टर है पंचशील सिद्धांता, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पंचशील सिद्धांता से लिया गया है, ठीक है। अब इसकी जरा हम व्याख्या करने का प्रयास करें तो हम देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि बौद्ध युग इसे सिद्धांता व्यक्ति जीवनस्य अभ्युत्थानाथ प्रयुक्ता आसनम परम बद्ध इसे सिद्धांत राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोगना करानी विश्वबंधुत्व विश्व शांति साधनानी संति राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रधानमंत्री चीन देश सह भारत से मैत्री पंच सिद्धांत एवं एतो न उपाधि देशो बौद्ध सिंह निष्ठम। बौद्ध धर्म के बारे में इन्होंने यहाँ बताया है कि बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे, है ना। प्रयुक्ता आसन परम उद्देश्य सिद्धांत राष्ट्राना परस्पर मैत्री सहयोग कारण थी, यानी कह सकते हैं कि किंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग के आधार पर विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधक है। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू से, तो कह सकते राष्ट्रनायक जवाहरलाल नेहरू
के प्रतिनिधित्व काल में चीन के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी, है ना। सहभारिता से च पंचशील सिद्धांतांतर के एवं होते ऐसे उपाभवी देशों बौद्ध धर्मे निष्ठावंते, और कह सकते हैं क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे, इसलिए विश्व में पंचशील सिद्धांतों को नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों गद्य थे वो हो गए। अब अगला देखें जरा, पद्य से भी पूछे गए हैं, उसमें भी अथवा करके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, श्लोक दे दिए जाते हैं। तो देख सकते हैं, व्यतिसृजति पदार्थानंतर कोई अपि हेतु न खलु बहिर्रास्मिन् प्रत्यय संसरन्ते विकसति ही पतंगे सत्यते पुंडरीका द्रवती न हिमचार बदनते चंद्रकांता। तो अगर हम ये देखें तो भोज शिवदार्यम, ये कहाँ का लिया गया है? भोज, अगर याद हो बेटा हमने पढ़ा था, भोज शिव दार्यम, ठीक है। तो इससे ये लिया गया है। अब हम इसको जरा देखने का प्रयास करें, इसका अनुवाद करें। तो व्यतिसृजति पदार्थानाम कोऽपि हेतु न खलु बहिरुपात्मनु प्रीतम संशयति, यानी कहने का अर्थ ये कि कालिदास ने कहा कि पूर्व दिशा सूर्य की, है ना, ये सुभाषित रत्नानी का है ना, ये कहाँ का है? तो ये सुभाषित रत्नानी का है। ये कहाँ का है? सुभाषित रत्नानी, जो पद्यांश है, पद्य का खंड है रत्नानी। ठीक है स्टूडेंट, सुभाषित रत्नानी का है। तो हम इसकी जरा व्याख्या करने का प्रयास करें। तो इसको व्यतिसृजति पदार्थानंतर कोऽपि हेतु, यानी कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है। न खलु बहिरुपाधिना प्रेरित संशयति, यानी निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता। विकसति त पतंग उदते पुंडरीका द्रवती न हिमस्व अभिलते चंद्रकांत, क्योंकि सूर्योदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्र का कांति पिघलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चले अथवा में आगे देखें जरा, दूसरा जो पद्यांश है उसको जरा देखें हम लोग। तो ये जो है अभूत प्राची पिंगा रस प्रवृत्ति प्राप्य कनम गतक्षा बजम च ग्राम सिद्धपी, ये भोज शिव पालन का है। ठीक है, ये कहाँ का है? भोज शिव दार्यम, कहाँ का है ये? भोज शिव दार्यम का। ठीक है स्टूडेंट, चलें इसको जरा देखें। तो इसमें कालिदास ने जो कहा कि पूर्व दिशा सूर्य की पहली किरण को पाकर अभूत प्राची पिंगा रसपति प्राप्य कनकम गतक्षादो बूर्जवयो ग्राम सिद्धपी, यानी कालिदास कहते हैं कि पूर्व दिशा सूर्य की पहली किरण को पाकर पारे से पीले हो गई, चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया, है ना, और क्षण क्षिणासा लिप्त इवान्धुपरा, जैसे अज्ञानियों की सभा में विद्वान, है ना, विद्वानों के गुणों के समान दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति को गुणों को ढक लेती है, उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक बेकार हो जाता है। दविन रहिता नामिया गुना, यानी दीपक व्यर्थ हो जाता है, वैसे उनका गुण जो है उसी प्रकार सवेरा होने पर ये दीपक बेकार हो जाता है, उसका कोई प्रयोग नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, चलें आगे देखें जरा। 9वां प्रश्न है, ये मुहावरे और कहावतों से जुड़े हुए हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये 4 मुहावरे हैं और कहावतें हैं। इनका किसी एक का अर्थ में प्रयोग करते हुए, अर्थ लिखते हुए और वाक्य में प्रयोग करना है। तो हम देख सकते हैं कि हाथ कंगन को आड़ से क्या, तो इसका हम सभी जानते हैं कि क्या होता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, है ना, कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, यानी हाथ कंगन को आड़ से क्या। तो ये अर्थ हो गया, इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, आँखों का तारा होना, ये चर्चा हो चुकी है। अत्यंत प्रिय होना, अत्यंत प्रिय होना। ठीक है फ्रेंड्स, प्रिय होना। पानी पानी होना, तो ये हम कह सकते हैं लज्जित होना, लज्जित होना। ठीक है। और सावन हरे न भादो से, ये पिछली बार भी आया था। तो ये इसको कहते हैं कि सदा एक सी दशा रहना, सदा एक सी दशा रहना।
सदा एक सी दशा रहना। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ये देखा कि जो 4 आपके मुहावरे कहावतें थी उनको उनका अर्थ हमने देखा, और अगर जान गए तो वाक्य में प्रयोग आराम से कर लेंगे। हाथ में उनको अर्थ क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। जैसे कह सकते हैं कि सोहन झूठा नहीं था, इसलिए हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, अत्यंत प्रिय होना, तो कह सकते दशरथ को राम आंखों के तारे थे, या राम दशरथ के आंखों के तारे थे, अत्यंत प्रिय थे ना। पानी पानी होना, लज्जित होना, उसकी झूठ पकड़ी गई तो पानी पानी हो गया, है ना। इस तरह से वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलें आगे देखें जरा। 10वां का क देखें, तो 10वां के क में संधि विच्छेद है। मैंने संधि का भी अलग से वीडियोज़ बनाया है, वो देख लेंगे तो वो सारे प्रश्न लगभग उसी से आपको मिल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं बधुत्व से है, तो बधुधन उत्सव होता है, और हम देख सकते हैं इसमें बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाता है, यानी कि ये यहाँ क्या है, दीर्घ संधि है। ठीक है, तो ये भी चर्चा हो कि दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या हो, बधुधन उत्सव। ठीक है स्टूडेंट, चले आगे देखें। यह है स्वागतम का संधि विच्छेद है, तो इसकी चर्चा कई बार हो चुकी है। सुधन आगतम, यानी हम देखें जरा, स्वागत में ऊ, ठीक है, धन आ, तो जब ई ऊ जब पहले आए तो वहाँ कौन संधि हो जाती थी, यण संधि हो जाती है। याद आ रहा, तो क्या हो जाता है, यण संधि, और ये वाह हो जाता है तो स्वागत हो जाता है। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, स्वागतम सुधन आगतम। ठीक है, अगला देखें जरा। अगला है नायक, क्या है, नायक का संधि विच्छेद। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, नय धन अक, क्या होगा, नय धन अक। और इसमें हम देख सकते हैं कि ए धन औ, यही है ना, ए धन औ। तो हमने कहा था कि ए ओ औ आए तो यहाँ क्या हो जाता है, अयादि संधि हो जाता है। क्या हो जाता है, ये अयादि संधि। तो यहाँ कौन सी संधि है, यहाँ अयादि संधि है, और ए और ए मिलकर आय हो जाते हैं, तो ये हो जाए नायक। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने संधि में काफ़ी विस्तार से देखा भी है, यहाँ भी हमने देख लिया। अब देखें जरा, शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। तो हम देख सकते हैं कि ये जो सहिताम में विभक्ति और वचन है, तो सहिताम में षष्ठी बहुवचन है। ये आप एक बार रूप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। सहिताम का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप होता है। ठीक है, आगे देखें जरा। सर्वस्मिन में विभक्ति और वचन है, तो ये सप्तमी एक वचन होता है, सप्तमी एक वचन होता है, तो इसका आंसर ये है। तो ये आप विभक्ति रूप एक बार देख लेंगे तो बड़े आसानी से आप क्लियर कर पाएंगे। अब आगे देखें, शब्द युग्म, शब्द एक समान होते हैं थोड़े से अंतर में, और दोनों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि पहला है अविराम और अभिराम। तो अविराम का अर्थ होता है बिना रुके हुए, तो ये हम कह सकते हैं बिना रुके, और अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। तो इसका विकल्प सही क्या होगा, ये हो जाएगा बिना रुके हुए और सुंदर। ठीक है स्टूडेंट, चले आगे देखें। दूसरा प्रश्न है बात और बात, बात और बात। तो बात का अर्थ वार्ता होती है और बात का अर्थ हवा। तो स्पष्ट है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वार्ता और हवा, ये इसका सही आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, चले आगे देखें जरा। आगे शब्दों में से किसी एक शब्द के दो शब्द लिखने हैं। ठीक है, दोनों शब्द लिखने हैं। जैसे वर, तो वर के लिए हम कह सकते हैं कि एक तो उत्तम होता है, क्या होता है, एक तो उत्तम होता है, एक पसंद करने योग्य। जो वर हम पसंद नहीं करते हैं वो उसे कहते हैं पसंद करने योग्य। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वर के लिए एक तो हुआ उत्तम, दूसरा हुआ पसंद करने योग्य। द्विज, द्विज का एक अर्थ होता है ब्राह्मण। एक अर्थ क्या होता है द्विज का, एक अर्थ होता है ब्राह्मण, और दूसरा होता है जिसने 2 बार जन्म लिया हो। क्या होता है, जिसने 2 बार जन्म लिया हो, जिसने 2 बार जन्म लिया हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वर का क्या हुआ, उत्तम, पसंद करने योग्य, और द्विज का ब्राह्मण और जिसने 2 बार जन्म लिया हो। तीसरा देखें जरा, ये है राग। राग का तो एक हम राग जानते हैं जो संगीत में प्रयोग होता है ना। एक राग का अर्थ होता है जो संगीत में प्रयुक्त होता है, विशिष्ट गान प्रकार कह सकते हैं, और दूसरा अनुराग या प्रेम।
दूसरा क्या है, अनुराग या प्रेम। तो हम कह सकते हैं कि राग का 2 अर्थ हो गया, द्विज का हो गया, वर का 2 अर्थ हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब चलें निम्नलिखित ग जो है इसका, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करें। तो पहला है जो ईश्वर में विश्वास करता है। तो हम सभी जानते हैं जो ईश्वर में विश्वास करता है वो क्या होता है, आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे क्या करते हैं, नास्तिक। तो ध्यान रखना, जो ईश्वर में विश्वास करता है वो है आस्तिक। दूसरा देखें जरा, जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला कौन होता है, जिज्ञासु। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ये देखिए अनेक शब्दों के एक शब्द। आगे देखें जरा, यहाँ शुद्ध करने हैं, 4-5 विकल्प दिए गए हैं और 2 वाक्यों को शुद्ध करने होते हैं। तो 2 में देख सकते हैं कि पहला है, उसने 3 पुस्तकें खरीदा। उसने 3 पुस्तकें खरीदी। क्या हो जाएगा यहाँ, खरीदी। कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना। तो कृपया मेरे सामान पर ध्यान रखना। ठीक है, ये सामान गलत है, सामान हो जाएगा। मैंने भोजन कर लिया हूँ नहीं होगा, मैंने भोजन कर लिया है हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है, तो एक पुरुष और एक स्त्री जा रहे हैं होगा, क्या हो, रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने शुद्ध कर लिया। आप जो आसान लगे वो 2 आप शुद्ध कर लेना। अब जो महत्वपूर्ण व्याकरण के खंड होते हैं, रस, अलंकार, छंद, उससे अक्सर प्रश्न पूछे ही जाते हैं और इसके अलग से वीडियोज़ भी मैंने बनाए हैं, वो आपको भेज दिए हैं, आप देख लेना। आप देख सकते हैं ये पहला जो है वीर और करुण रस। तो एक समान सी चर्चा में कर ही सकता हूँ कि वीर रस जो है इसका स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक है, और करुण का क्या होता है, शोक होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह स्थायी भाव से ही वो रस का निष्पादन होता है। तो वो आप लिख सकते हो कि जब शोक के अस्थायी भाव से जब रस का निष्पादन हो तो वहाँ करुण रस का निष्पादन निकलता है। ठीक है, एक उदाहरण कोई भी आप दे सकते हो, वीर में भी कोई इसी प्रकार से दे सकते हो। अगला देखें जरा, यमक और श्लेष अलंकार। इसके भी अलग से वीडियो हमने बनाए हैं, वो आप देख लेना। यमक की चर्चा युग्म शब्द से होता है, यानी 2 एक शब्द जब काव्य में आता है 2 बार और दो उसके 2 अलग अर्थ होता है यमक अलंकार। तो उसमें जैसे कनक कनकते सौगुनी मालक तालिकाई वो हो गए। श्लेष अलंकार में श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका होना, यानी शब्द एक ही हो बहुजा में निकले अर्थ। शब्द एक ही होते हैं लेकिन उसके कई अर्थ निकलते हैं, तो फिर उसके इस रूप से आप यमक और श्लेष को भी आप लिख सकते हैं। चौपाई सोठा की चर्चा मैं पिछली बार भी कर चुका हूँ। 13-11 की मात्राएं प्रथम, तीसरी और दूसरे, चौथे में होते हैं, है ना, और सोठा बिल्कुल चौपाई के उलट होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आए 13वां और 14वां प्रश्न। 13वां प्रश्न हम देख सकते हैं कि ये पत्रलेखन होता है कि अपने क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति को वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र को संपादन को एक पत्र लिखिए। तो प्रयास करूंगा मैं एक अलग से वीडियो इसके लिए बनाऊं, पत्र लेखन के लिए और निबंध के लिए। ठीक है, उसमें विस्तार से इसको बताऊंगा। फिलहाल मैं कुछ बातें जरूर बता सकता हूं कि जैसे जो भी दैनिक समाचार पत्र है उसके संपादक के नाम संबोधित करते हुए पहले पत्र लिखना है, तो वहाँ सेवा में संपादक महोदय, फिर पत्र का नाम जिस पत्र को आप दे रहे हैं, स्थान जिस स्थान पे वो पत्र वहाँ से निकलती है, फिर विषय जिस विषय में जैसे आप प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के बारे में वर्णन करना है, तो प्रदूषण की समस्या को लेकर, फिर महोदय, फिर अपनी बात को लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बातें आप ठीक इसी प्रकार बैंक के शाखा प्रबंधक को भी लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म ड्रेस की दुकान खोलने होती। तो ये चीज़ें मैं अलग से भी बता दूंगा आपको। ठीक है, अब आए अंतिम प्रश्न जो है वो है आपको एक निबंध जो लिखना होता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध होता है और इस पर अलग अलग विषयों के निबंध होते हैं। इस पर भी मैं प्रयास करूंगा कि अलग से वीडियोज़ आपके लिए बना दूं। फिलहाल हम जान लें कि जैसे स्वच्छता अभियान है, जन जन का कल्याण, पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय, बढ़ती जनसंख्या, जीवन में सदाचार का महत्व। तो ये सारे जो निबंध हैं उसके पहले प्रस्तावना लिखे जाएंगे। प्रस्तावना के बाद आपको उसकी व्याख्या, पक्ष और विपक्ष दोनों महत्वपूर्ण बातें होंगी, कुछ कोटेशंस होंगे जो उनके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों को होंगे और अंत में उसका निष्कर्ष होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि लगभग हमने आज प्रयास किया एक मॉडल पेपर को हल कराने का, और इससे मेरा विश्वास है कि इस मॉडल पेपर से आपकी जो आगामी परीक्षा है वो काफ़ी बेहतर तरीके से हो जाएगी। और मैं प्रयास करूँगा कुछ और वीडियोज़ मैं यूपी बोर्ड स्पेशल के तौर पे आपके लिए लाऊं, जिसमें अन्य जो प्रसंग हैं, अन्य जो रूप हैं, अन्य जो भाग हैं, उनको भी मैं उसमें समेटने का प्रयास करूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक और स्टूडेंट्स अनुरोध है आपसे कि अगर ये मेरे सारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।